हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल दी एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम मॉड्यूल्स देख रहे हैं पीटी 365 का। ये इकोनॉमी का मॉड्यूल्स है। लास्ट हम फिनिश कर चुके हैं पॉलिटी का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाद बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, तो पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली है। और ये जो करंट अफेयर है अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का इसमें मेंशन है। ओके, तो ये सारे इसमें आपके टॉपिक हैं। इन टॉपिक को हम देख के चलेंगे और लगभग ये 101 पेजेस में कंप्लीटेड है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम इसको कैसे कंप्लीट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि हम लेके चल रहे हैं जो भी आपका यूपीएससी के लास्ट पी बाई क्यू है, जो हमारे 2010 से लेके 2024 तक के हैं। तो वो 14 साल के हम क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं और कहीं भी क्वेश्चंस हमने नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हमारा इंपॉर्टेंट है या टॉपिक रिलेटेड हो रहा है क्वेश्चन से, उसको भी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं इकोनॉमी का। हमारे इंडियन इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम साइज ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हम जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, आफ्टर किसके? चाइना एंड यूएसए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो एट ए करंट प्राइस पे होती है। तो ये हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हम जो उसकी बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की। तो डायरेक्ट जो टैक्स होता है वो लगभग 56.72%। ये एक्चुअली में 2023 से लेके 2024 जो सेशन होता है उसका टैक्स कलेक्शन डेटा है, जिसमें पर्सनल जो इनकम टैक्स है वो हाईएस्ट आता है किसके बाद? कॉर्पोरेट टैक्स की बात। ये थोड़ा सा आपको समझना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रोड नेटवर्क में हम दूसरे नंबर पे हैं और रेल नेटवर्क में हम ऑल ओवर द एशिया लार्जेस्ट है। ओके, उसके बाद हम कुछ ये डेटा देखेंगे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ है 1970 से लेकर 2020 तक का। तो वो भी हम देखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारा डाउन हुआ है 2024 2002 तक। और इंडस्ट्री लेवल जो अगर हम बात करें तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है। और इंडस्ट्री में जो सर्विस करते हैं लोग वो भी इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चरल चेंज देखना चाहेंगे कुछ। तो एग्रीकल्चर फील्ड हमारा अभी हम बात कर रहे थे वो भी डाउन हुआ है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो लमसम है। एंड सर्विस की बात करते हैं हम तो वो हमारा इंक्रीज हुआ है, राइट। अच्छा अब हम डेप्ट की बात करते हैं 2024 तक इंडिया पे कितना है क्या है। तो इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो लगभग 663.8 बिलियन डॉलर है ऑफ यूएस। और लॉन्ग टर्म लोन की बात करेंगे तो वो लगभग लगभग हमारा 541.2 बिलियन डॉलर है। इंडियन एक्सटर्नल डेप्ट की बात करेंगे वो अभी डिक्लाइन हुआ है 18.7%। लास्ट कितना था? 19%। ओके, कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यूएस डॉलर जो है वो वैसा ही कंपोनेंट बना हुआ है। उसके बाद इंडियन रुपी है, येन है और एसडीआर है, राइट। ये ओवरव्यू हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कंप्लीट जो है पूरा टाइम नहीं देना होता है मैगजीन को। आपको ओवरव्यू करना है, समझना है क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये नहीं है कि आप इसको 2 से 3 दिन लगातार लेके मैगजीन को ही बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले मैं इसे फिनिश कर लूं उसके बाद मैं स्टैटिक पोर्शन को पढूं। इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसको साथ लेके चलना है। 1 to 2 आवर आपको देखना है वीडियो। उसके बाद आपको इसको बिहाइंड करके फिर अपना स्टैटिक पोर्शंस एंड पी वाई क्यू पे विशेष ध्यान देना है। तो यूपीएससी के पी वाई क्यू आप ये समझ लीजिएगा जितनी बार आप कर पाए। टू जीरो 10 से लेके आपका 2024 तक का। ठीक है ना, उनको मल्टीपल टाइम्स करें। आप समझे क्वेश्चन कैसे आ रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि आपने देखा होगा अभी लास्ट 1-2 ईयर के क्वेश्चन जो इलिमिनेट टेक्निक को उन्होंने थोड़ा सा इलिमिनेट ही कर दिया है ना। तो वो क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आ रहे हैं। तो इसलिए आपको देख के चलना है, फुल्ली टाइम नहीं देना है। इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, रिव्यू करना है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप बाद में ये सोचोगे कि यार बहुत ज्यादा वर्डन ले लिया मैंने इसको लेके। तो वो नहीं करना है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ओवरव्यू करना है। करंट अफेयर क्या है, क्या लिंक हो सकता है, क्या इंपोर्टेंट है, बस दैट्स इट। सो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये हमारे पास टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, तो वो समझते हैं। तो अभी आरबीआई ने क्या करा है कि भैया रिलीज करी है क्या स्टडी किस पे? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ये है क्या? ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजन है, या फिर आप कह सकते हैं आरबीआई मॉनेटरी कमेटी जो है
वो जो भी पॉलिसी रेट को लेके चेंज करती है या निर्णय लेती है रिगार्डिंग फॉर द इकोनॉमिक वेरिएबल, प्राइस लेवल और ओवरऑल इकोनॉमी, ठीक है ना? तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है वो समझ लेते हैं। ये सेट ऑफ एक्शन है जो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, किसके क्या करने के लिए लिया जाता है? तो वो होता है सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के द्वारा लिया गया एक यू कैन से दैट सेट ऑफ एक्शंस है, राइट? आगे बात करते हैं हम। और ये एक्चुअली में स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है इसका, तो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू है ये, और इसको अमेंड किया गया 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक जो है वो कंसल्ट करती है इससे आरबीआई से, भाई क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है, इन टर्म ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हर 5 साल में, ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करेंगे तो करंटली जो है अभी 4% है, जिसमें प्लस माइनस 2% इंक्लूडेड होता है टिल 2026 तक, ओके। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो टाइप के टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो देखिए ये यहाँ पे ओवरव्यू करना है, बाद बाकी रमेश सिंह की बुक आपने पढ़ी होगी तो वहां आपने ये जरूर पढ़े होंगे थोड़े बहुत ना। अभी आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया यहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और बाद बाकी जो चीजें हैं वो अगर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मैं आपकी इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये बना रखा है आपका, जो वन टाइम में आप क्लियर कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। जिसमें आपका एक्सपेंशनरी मॉनिटरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी सारी इंक्लूडेड है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट आई एम प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ पेज। सो यहाँ हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, पहले तो हम उन टूल्सों को समझ लेते हैं कौन कौन से वो टूल्स हैं। तो जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई और सेल किया जाता है। बैंक रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है, ये CRR वगैरह, SLR, LAF, ये सारी मेंशन है उस पेज में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जिसमें रिपो एंड रिवर्स रेपो होता है। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, जैसे रिटेनिंग ऑफ द क्रेडिट और रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, कंजम्पशन पर्पस, वायलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुसन एंड डायरेक्ट एक्शन, ये सारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अच्छा, अब इनके काम क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स जो होता है, उसको हम आप कह सकते हो एक जनरल टूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसका काम जो होता है वो काम होता है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट जो होती है इकोनॉमी में, उसको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है? और ये इनडायरेक्ट नेचर का होता है, ये आपको समझना है थोड़ा-सा। क्वालिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, उनमें क्या करना कि भैया किस तरीके से हम मेजर करेंगे या कंट्रोल करेंगे जो भी लोन्स हैं, है ना? उनको डिस्ट्रीब्यूशंस और उनको डायरेक्शन देने का जो काम होता है, वो क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है? तो इन इकोनॉमी में मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, उन सबको लोन को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, इनकी डायरेक्शन हमें डिसाइडेड करनी है, वो सब क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू करेंगे। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ नोट करके वर्ड लिखा हुआ है, वो भी हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है आरबीआई का जो स्टेलाइजेशंस होता है, यू कैन से दैट शुद्धिकरण। आरबीआई जो स्टेलाइजेशन कैसे करता है, वो तब करेगा जब एक्सेसिव लिक्विडिटी हो गई है उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है? और इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई स्टेलाइजेशंस लेके आता है, जिसमें टूल्स जो यूज़ करे जाते हैं वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, मार्केटिंग स्टेबलाइजेशन स्कीम होती है। उसके थ्रू आरबीआई लाइसेंस करेगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ओके। अब बात करते हैं हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप्स की होती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सपेंस मॉनेटरी पॉलिसी कब जो हमारी होगी तो उसमें हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले बात क्या होगा, सेंट्रल बैंक अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझेंगे आरबीआई। तो यहाँ पे क्या करेगा कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट को घटा देगा। अगर इंटरेस्ट उसने घटा दी, कॉमन सी बात है भैया, मान के चलो इंटरेस्ट बहुत हाई चल रही थी, तो गाँव के इतने लोग कोई भी है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि मान के चलिए बैंक है और ये गाँव के लोग हैं, ठीक है ना? अब इनको लोन चाहिए, तो ये बैंक से लोन तब लेंगे कि जब वो बैंक रेट ज़्यादा हाई कर रखेगा। यानी मान के चलो उसने 10-12% कर रखा है, तो लोन लेने जाएँगे लोग। और फिर उसके कुछ दिनों बाद उसने 10% कर दिया, तो लोन लेने जाएँगे लोग, 12% वैसी बात नहीं, पर कम होंगे। और जब 10% कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा लोन लेने जाएँगे। क्लियर कट है? सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में यही होता है, यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है आपका बैंक का वो घटा दिया गया। इससे क्या होगा
जो कॉमर्शियल बैंक है, जो नीचे बैंक, आप ऐसे समझेंगे आरबीआई, आरबीआई डायरेक्ट करता है सारी बैंकों को, है ना? इसमें बहुत सारी बैंकें आती हैं जिनको डायरेक्ट करता है। अब इसने लोन रेट घटा दिया, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट जो है, यू सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट है लोन लेने का वो घटा दिया। तो इन सारी बैंक जो इसके अंडर में काम कर रही है वो भी घटा देंगी। जब वो भी घटा देंगी तो जो पीपल्स हैं वो लोन जो है ज़्यादा कैरी करेंगे, ठीक है? तो वही पॉइंट है, वही हमें पढ़ लेने हैं इसमें। सो यहाँ पे क्या है, जो बिज़नेस है और इंडिविजुअल है वो मोर बोरो करेंगे और इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, लोन ज़्यादा ले लिया लोगों ने, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बूस्ट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट्स होगी, ठीक? अच्छा, इसमें आरबीआई क्या एक्शन लेगा? आरबीआई जो है वो बाय करता है क्या-क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फ्रॉम द मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, और इसमें ये चीज़ें घट जाएँगी आपकी जितनी भी रेट है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। मैंने अभी आपको बताया कि इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने वन पेज में डिस्कस करा है और मेरे को बताएँगे, उसकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ओके? अब आ जाती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी बात करते हैं। अब देखिए ये एक्सपेंसिवली में इंटरेस्टेड, अब आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान लगाएँगे कि एक्सपेंस मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ देखिए बैंकिंग में उल्टी चलती है। बैंकिंग में अगर हम वहाँ पे चीज़ कम करेंगे तब वो बढ़ेगी, है ना? जैसे इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे लो कर रहे थे, तो वो एक्सपेंस होगा ज़्यादा। अब कॉन्ट्रैक्शनली में इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। अगर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दी, तो सीधी-सी बात है उसके अंडर में जो भी कमर्शियल बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगी। इससे क्या होगा कि जो बिज़नेसमैन और इंडिविजुअल होंगे, वो बोरोइंग कैसे करेंगे? कम करेंगे भाई, डिक्रीज़ करेंगे, है ना? इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होगा वो बढ़ेगा, राइट? अच्छा, ये क्लियर कट हो गया आपके। आगे क्या है फिर इसमें, जो इसमें और क्या डिक्लाइन होगा, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट आउटपुट एंड कैपिटल स्टॉक, ये सारे जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ होंगे। अच्छा, इसमें भी आरबीआई के कोई ना कोई एक्शन होंगे कॉन्ट्रैक्शनरी में, है भाई, क्यों नहीं होंगे? एक्सपेंशनरी में तो वो बाई करेगा और कॉन्ट्रैक्शनरी में वो क्या करेगा, सेल करेगा। क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वहाँ पे वो चीज़ें रिड्यूस हो रही थी और यहाँ पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट ये सारी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर बैंक ने बैंक अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाता है, ओके? इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ा रहा है, तो सीआरआर, एसएलआर जितनी भी ये रेट होती है, वो सारी बढ़ जाती है। और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को घटा रहा है, तो ये सारी घट जाती है। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में प्रोवाइड करा है, ठीक है ना? तो अभी मैंने अभी आपको नॉर्मली समझा दिया कि क्या है, क्या नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। ये हमारा 2015 का एमसीक्यू है यूपीएससी का, जो लास्ट पूछा गया था। तो उसको भी हम देख लेते हैं भाई, क्या है इसमें हमारा। ओके, सो यहाँ है, with reference to Indian economy, consider the following: bank rate or open market operations, public debt, public revenue. Which of above is are a component of a monetary policy? देखिए भाई, मुझे इतना पता था कि अभी मैंने जो ऊपर पढ़ा था, ऊपर मैंने क्या-क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक मिनट। हाँ, ऊपर मैंने पढ़ा था, बैंक रेट पढ़ा था मैंने, राइट? ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था। भाई मॉनेटरी पॉलिसी में ये तो मैंने पढ़ा था, बट मैंने ये नहीं पढ़ा कहीं भी, ठीक है? तो भई हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2, राइट? अच्छा, अब हम बात आ जाते हैं कि भई जो हमारा ये पब्लिक डेब्ट है, ये क्या है? ये जो होता है वो पब्लिक डेब्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पे। ये तो क्लियर कट है हमारा, ये डिसाइडेड है इन अ मॉनेटरी पॉलिसी, ये टूल्स है। पब्लिक डेब्ट का मतलब है भैया टोटल अमाउंट है जो कि बोरो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? किसके लिए? भैया कि हम डेवलपमेंट करेंगे इन ओवर द कंट्री, तो उसको हम पब्लिक डेब्ट डेब्ट कहते हैं। इसी तरीके से पब्लिक हमारा आ जाता है फिर पब्लिक रेवेन्यू। इसमें क्या होता है पब्लिक रेवेन्यू की, तो जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, जैसे टैक्स, फीस, सेल्स या गुड्स या सर्विस या फाइन्स के द्वारा, उसको हम पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। ये ज़रूर पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो जो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है टैक्स, फीस, सेल्स या किसी के भी थ्रू है, सर्विस फाइन्स, डोनेशन के द्वारा, उसे हम पब्लिक रेवेन्यू कहेंगे। क्लियर कट है? चलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है फिर हम, हाँ, अभी हम इसकी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया गया है वो भी पढ़ लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसको सेक्शन 45 जेड-बी में अमेंड करके 2016 में आरबीआई एक्ट 1934, तो मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू है और ये सेक्शन 45 जेड-बी में है और उसको अमेंड करा गया है 2016 में, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर्ड देती है कि भैया वो कॉन्स्टिट्यूट करे क्या, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भैया वो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने का, ठीक है? इसमें 6 मेंबर होते हैं, 1 गवर्नर होता है, आरबीआई के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं जिनमें से 2 मेंबर आपके आरबीआई और 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएँगे, ठीक है? अच्छा, वोटिंग की बात करेंगे तो 1 मेंबर को 1 वोट डालने का राइट है, बट अगर कास्टिंग वोट की बात होगी तो वहाँ गवर्नर एक्सरसाइज़ करेगा, मतलब गवर्नर डालेगा, ठीक है? उसके बाद ये मीटिंग जो होती है इनकी वो 4 साल में 1 बार होती है, इसमें 4 मेंबर होते हैं। क्लियर कट है? तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमारे पास वेरिएबल रेपो रेट। वेरिएबल रेपो रेट है क्या एक्चुअली में? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो वेरिएबल रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये एज़ लाइक द रेपो रेट ही होता है, ठीक है? तो रेपो रेट जो उसी की तरह होता है जिसमें क्या होता है बैंक जो है बोरो करती है मनी कहाँ से? आरबीआई से, जिसको फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा, ठीक है? ये जो टूल होता है वो मैं टूल की बात कर रहा हूँ तो आपको ये बताना है कि ये जो मैंने अभी ज़िक्र करा जिसका रेपो रेट का, ये क्वालिटेटिव टूल्स में आता है या फिर क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ओके? सो अब मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यानी कि आरआर एंड ट्रिपल आर ये क्या है? व्हाट इज़? तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझिएगा कि ये आपका कमर्शियल बैंक है और ये आपका सेंट्रल बैंक यू कैन से दैट आरबीआई है। अब मान के चलिएगा कि भई कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई क्या दे रहा है? फंड दे रहा है बहुत सारा, ठीक है? तो उसके बदले में वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। उसे क्या बोलेंगे हम? रेपो रेट। अब कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो गया और बहुत सारा पैसा होने के बाद कमर्शियल बैंक क्या कर रही है कि वो आरबीआई के पास अपना पैसा रख रही है। उसके बदले में वो वहाँ से इंटरेस्ट को अर्न कर रही है, तो उसे बोलेंगे हम ट्रिपल आर। यू कैन से दैट रिवर्स रेपो रेट। क्लियर कट है? तो यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जिस हम वेरिएबल रेपो की बात कर रहे थे, वो एक्चुअली में लोअर देन तो होना चाहिए रेपो रेट से, बट बिलो देन भी नहीं जाना चाहिए किससे? रिवर्स रेपो रेट से, राइट? और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 डे से लेके 14 डेज़ के बीच में होता है। आप सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म होता है। तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होता है जो इंजेक्ट करा जाता है बैंकिंग सिस्टम में। तो आप कह सकते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट को शॉर्ट टर्म के लिए बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करा जाएगा कि जिससे कि वो जो लिक्विडिटी है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए यू कैन से दैट। सो इसी टाइप का एक और होता है जिसे हम वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो बोलते हैं, वीआरआर। ये भी कंडक्ट करता है। इसका काम भी क्या है? एब्जॉर्ब करना एक्सेस लिक्विडिटी को फ्रॉम द सिस्टम, राइट? सो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी हमने देखा कि जो वीआरआर या वी ट्रिपल आर या आरआर या डबल आर ये क्या है ना? चलिए आगे चलते हैं फिर। फिर हमारे पास है रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो टॉपिक हमारे पास क्लियर होता है यहाँ पे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए यहाँ थोड़ा-सा क्लियरेंस आपको आ रहा होगा कि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसी भी सेक्टर को, ठीक है? तो वो कौन-कौन से सेक्टर हैं या उन सेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं, वो सेक्टर जिन्हें गवर्नमेंट या आरबीआई कंसीडर करती है कि वो कंट्री के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी देंगे, जिसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहेंगे। तो वो कौन-कौन से होंगे भई? वो होंगे हमारे पास जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है और अन्य है। अच्छा इनमें और सब कैटेगराइज़ करा गया है, जो वीकर सेक्शन के लिए होते हैं, उनको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालेंगे जैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ है, ठीक है ना? उसको भी हम पीएसएल के अंडर में लेके आते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पीएसएल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के या जो अंडर डेवलप हैं, मतलब जो डेवलप नहीं हो पाए हैं एरिया, ठीक है? उनको एक्सेस देना किसका? क्रेडिट का, ठीक है? और उसको फॉर्मलाइज़ किया गया था 1972 में। 2 कमिटी ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी, एक गाडगिल कमिटी और एक घोष कमिटी। तो आपको डेट याद रखनी है, गाडगिल कमिटी 1969 एंड घोष कमिटी 1982। ओके, इट्स अ क्लियर कट। अच्छा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट और जारी होता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, वो एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो देती है बैंक उनके अगेंस्ट में। ओके, अच्छा और उसके बाद करते हैं हम पीएसएलसी जिसका एम है कि बैंकों को इनेबल बनाना कि वो अचीव कर सके क्या? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को। ओके, हियर इट इज ए क्लियर। सो अब हम बात करते हैं कि रिवाइज में क्या क्या कंडीशन बनी है। तो कंडीशन एक तो बनी है हमारी इंसेंटिव फ्रेमवर्क और दूसरी बनी है हमारी
इंसेंटिव फ्रेमवर्क, तीसरी हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट्स और एमएसएमई लोन। तो इंसेंटिव फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसमें वो डिस्ट्रिक्ट टारगेट करे गए हैं जहाँ पे लोअर क्रेडिट फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली जब लोअर क्रेडिट फ्लो है तो वहां वेटेज ज्यादा होगा। वेटेज कितना होगा? 125। ठीक है, और उनको फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन के अंडर में डाला गया। ठीक, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क की। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हाई लोन अवेलिबिलिटी की बात करी गई है और वेटेज कितना रखा गया है? 90%। श्योर। उसके बाद कुछ और डिस्ट्रिक्ट चुने गए जिनको डिस्ट्रिक्ट में जहाँ लोअर क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, वहां भी अगर हम बात करें तो जो वेटेज है वो कितना रखा गया? 100%। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जो टारगेट और सब टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, वो डिफरेंट बैंकों में क्या क्या है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मली आपको देख लेना, ज्यादा माइंडसेट नहीं बनाना है। जैसे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल बैंक। तो क्या क्या है, जैसे अगर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 40% है। ठीक है, और इसी तरीके से फॉरेन में भी सेम है और रीजनल और रूरल में 75% है। एडजस्ट नेट बैंकिंग क्रेडिट को लेके। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर किस किस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो आपका जो फॉरेन बैंक है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से माइक्रो एंटरप्राइज, ये भी फॉरेन में नहीं होगा एप्लीकेबल। और डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो है वो भी नॉट एप्लीकेबल होंगे इन फॉरेन में। तो ये थोड़ा सा आपको रफली आइडिया लेना है इसका, और ये बाद बाकी सेम रहेगा सब में। एग्रीकल्चर देखिए, रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करेंगे तो वो तो रीजनल और जो स्मॉल फाइनेंस में है उनमें सेम ही होगा सब में ना, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है। चलिए ओके, सो अब टॉपिक है हमारे पास मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट मिबोर। व्हाट इज ए मिबोर? तो मिबोर की हम बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जिसको यूज किया जाता है बैंक के द्वारा बोरो करने के लिए अनसिक्योर फंड को, ठीक है ना, इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट में। अच्छा, इसको कौन, यू कैन से दैट, इसको किसके बेसिस पे या कौन कंप्यूट करता है, कौन पब्लिश करता है, तो वो करता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, FVIL। और वो भी डेली बेसिस पे। इसका जो टाइमिंग होता है वो 9 to 10 होता है, 9 से 10 बजे मिनिमम, यू कैन सी दैट 1 आवर। सो ट्रेड एग्जीक्यूटिव ऑन नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम जो होता है इनका, वो होता है इन अ फर्स्ट आवर, राइट। सो अब ये न्यूज में क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अभी हुआ क्या है कि आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि भाई वो चेंज करे मेथोडोलॉजी को, क्या जो कंप्यूट करते हैं हम मिवोर को, उसके लिए, और प्रपोजल जारी करा है, ट्रांजिशन टू न्यू अ सिक्योर मनी मार्केट बेंचमार्क फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट डेरिवेटिव, राइट। सो इसी तरीके से अब हम लिवोर के बारे में देख लेते हैं। लिवोर क्या है? लिवोर जो है वो एक ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है एट विच मेजर ग्लोबल बैंक लैंड टू वन अनदर। मतलब एक दूसरे को वो क्या करती हैं, फंड को लेंड करती हैं वन टू अनदर इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन। और देखिए मिवोर हो या लिवोर हो, ये दोनों शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है एक दूसरे बैंक को, तो आपको ये जरूर समझना है। इसी तरीके से ये जो एक और होता है कॉल मनी मार्केट, ये इसी के अंदर में आते हैं, लिवोर। सो ए इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक लैंड एंड बोरो, ठीक है, फंड्स फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स। तो कुल मिला के ये है, मिवोर हो या लिवोर हो या कॉल मनी मार्केट हो, ये शॉर्ट टर्म बोरो की बात करते हैं, राइट। अच्छा, अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी करी थी बैंकों को, और आरबीआई जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है उसे पूछा कि भाई वो इंश्योर करें जो कंप्लीट ट्रांजिशन है वो अपना किसी से दूर रखें लिवोर से, है ना। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो वो नहीं करना है। आरबीआई ने एक सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स इसको भी जारी करा। ये अलाउ करता है बैंक टू चूज रेट, है ना, from a basket of currency rather than the British pound international for the financial transaction। तो इन चीजों से ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके रादर देन से उनको अपने जो रेट है उसको चूज करना है, कहाँ से? बास्केट ऑफ द करेंसी। तो बास्केट ऑफ करेंसी आपकी 5 होती है, उस रेट पे आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास आ जाता है कि ऑल्टरनेटिव है क्या लिवोर के, या हैं कौन कौन से हैं। जैसे एक होता है सोफर, सोफर यू कैन से दैट सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंशिंग रेट। उसी तरीके से एक होता है मिफोर, जो बोला जाता है मुंबई मॉडिफाई इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट, इसी वो जो इंडिया का है। इसी तरीके से संघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट सिबोर, ये चाइना का है। इसी तरीके से टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट टिबोर, ये कहाँ का है? जापान का। तो ये इसके ऑल्टरनेटिव और भी हैं, इनको भी आप थोड़ा कंट्री वाइज देख लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, FVL की। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 2014 में हुई
और वो भी कैसे हुई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द एक्ट 2013, राइट? ये जॉइंटली ओन की जाती है किसके द्वारा? एक आपको मिलेगा फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएट ऑफ इंडिया, जिसे हम FIMMDA बोला जाता है। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे फेडा बोला जाता है, एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इन तीन का ये कॉम्बिनेशन होता है क्या? FVIL, जो किसको देख रहा था? मेबोर को, ठीक है ना? ये सब पहले हमने बात कर ली। अब हमारे पास आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये इंश्योर करेगा डेवलप और एडमिनिस्टर बेंचमार्क, जो कि मनी से रिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, राइट? रेगुलेशन की बात करेंगे तो एफवीआईएल को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्लियर कट है यहाँ पे? चलिए, अब हमारे पास है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। अगर आरबीआई के पास सरप्लस पैसा आ जाएगा, मतलब ये यू कैन से दैट, एक तो लिमिटेड पैसा होगा, ठीक है? उसके बाद अगर सरप्लस हो गया आरबीआई के पास, तो वो पैसा वो किसको देगी? तो वो थोड़ा सा हमें देखना है। सबसे पहले आरबीआई ने अभी अप्रूव करा है हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफर, जो है लगभग 2.11 लाख ना करोड़, जो कभी किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 वाले में। ये मोर देन डबल है किससे? लास्ट ईयर से। पिछली बार कितना था? 86,416 करोड़, है ना? तो अगर आरबीआई के पास सरप्लस पैसा होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। ओके, अब हम बात करते हैं सरप्लस की। तो सरप्लस जो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। आरबीआई टोटल एक्सपेंडिचर इज ओनली अबाउट कितनी है? 1/7 ऑफ द इट्स टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है? यही बात हम समझ रहे थे अभी। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा ये ग्राफ भी हम देख लेते हैं कि जो ट्रेंड है, आरबीआई ने पेमेंट कराया किसको? सेंटर को। तो वो आप देख रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है। 2016 में क्या था, उसके बाद देख रहे हैं आप 2024 वाला, तो ये हाईएस्ट है ना? वही सारी बात है। सो वो हम बाद में देखेंगे कहाँ से ये आरबीआई की इनकम करता है और कहाँ पे एक्सपेंडिचर करता है उसका। सो हम प्रोविजन की बात करें कि अगर आरबीआई के पास सरप्लस पैसा है तो वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, उसका कोई प्रोविजन है? यस, ये आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 ये मैंडेट करता है आरबीआई को कि भाई वो ट्रांसफर करेगा अपने प्रॉफिट को किसको? सेंटर को, राइट? कमेटी कौन सी इसमें आती है? वो आती है मेलगम कमेटी 2013, जो इसके बारे में बात करती है कि सरप्लस करना है आपको, जो आपके पास मनी है, राइट? इसी तरीके से इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इसमें थे विमल जालन कमेटी, ये भी सरप्लस ट्रांसफर की बात करती है। अगर आरबीआई के पास सरप्लस सरप्लस पैसा आता है तो वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो आपको इतना समझना है, ये मैं आरबीआई हूँ और ये गवर्नमेंट है। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, मान के चलिए मेरे पास 2 लाख आना था फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास 4 लाख हो गया। इन रुपए का मैं क्या करूंगा? ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसको? गवर्नमेंट को, है ना? इसको बोलते हैं हम सरप्लस ट्रांसफर, राइट? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये बिमल जलान जो कमिटी है वो 2 केसेस में अपना सरप्लस जो पैसा उसको ट्रांसफर करेगी। पहला है रियलाइजिंग इक्विटी के आधार पे। इसमें क्या है, उसको अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है 5.5% से लेके 6.5% तक, ठीक है? उसके बाद अगर उसके पास पैसा है तो वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ये रियलाइज्ड इक्विटी के थ्रू होगा। इकोनॉमिक कैपिटल में क्या होगा? इसमें बैलेंस शीट में बैलेंस करना है हमें 20.8% एंड 25.4% ऑफ बैलेंस शीट का जो एक्सेस मनी होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको? गवर्नमेंट को। क्लियर कट है यहाँ पे? ठीक है। करेंसी एंड गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट जो है वो क्या कहता है? इसमें कैपिटल भी इंक्लूड होगी, रिजर्व भी इंक्लूड होगा, और अनरियलाइज्ड जो गेन होगा और लूजेस हो गया वो भी इसमें हमारा इंक्लूड होगा। ये सब ट्रांसफर होगा किसको? सेंटर को। अब बात आती है कि आरबीआई इनकम कहाँ से करता है और एक्सपेंडिचर कहाँ करता है। तो जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल रुपीज सिक्योरिटी से अगर वो ब्याज ले रहा है तो वो उसकी इनकम में है, और एलएएफ या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यहाँ से भी अगर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो वो उसकी इनकम है, राइट? इसी तरीके से वो लोन या एडवांस दे रहा है किसको? सेंट्रल या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहां से भी वो इंटरेस्ट अर्न करेगा, ठीक है ना? तो कुल मिला के है कि इंटरेस्ट अर्न जो जो जिस पे भी आरबीआई लोन देता है फिर उससे इंटरेस्ट अर्न करता है, वो उसकी इनकम होती है, राइट? इंटरेस्ट अर्न करेगा कहाँ से? वो फॉरेन सोर्स से, जैसे कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी असेट्स, एफसीए से, ठीक है? एक्सपेंडिचर कहाँ करेगा वो? तो आरबीआई जो है वो एक्सपेंडिचर करेगा मेकिंग रिस्क प्रोविजन, जैसे कॉन्टीजेंसी फंड एंड एसेस्ट डेवलपमेंट फंड, यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर करेगा। अब हम बात करते हैं कंटीजेंसी फंड की। तो इसमें क्या होता है? अनफोर्सीन कंटीजेंसी लाइक दी डेप्रिसिएशन ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यूज, मतलब सिक्योरिटी वैल्यू का डेप्रिसिएशन हो गया, रिस्क हो गई जो मॉनेटरी रेट पॉलिसी से,
वो वहाँ सब उसका एक्सपेंडिचर होगा, राइट? इसी तरीके से हम बात करते हैं एसेट डेवलपमेंट फंड की, तो ये प्रोविज़न है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी पे इन्वेस्ट करता है ये। एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस एंड मीट इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्रिंटिंग नोट छापने में, एजेंसी चार्ज में एंड एम्प्लॉयी कॉस्ट में, ये सब आरबीआई के एक्सपेंडिचर है। ओके, क्लियर कट है? चलिए अब बात करते हैं हम, हमारे पास टॉपिक है वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम। ये क्या है भाई? आरबीआई ने अभी क्या करा है कि इसको बढ़ा दिया है थोड़ा-सा, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। स्टेट और यूटी के लिए कितना कर दिया है? 60,118 करोड़, पहले कितना था? 47,010 करोड़, राइट? अच्छा, वेज एंड मीन एडवांस है क्या? ये एडवांस है जिसमें क्या होता है कि स्टेट्स एंड यूटी प्रोवाइड बाय द आरबीआई, मतलब आरबीआई के द्वारा ये एक नकदी कह सकते हैं आप, है ना? नकदी या प्राप्तियाँ जो हैं वो स्टेट्स या यूटी को दी जाती हैं, और वो भी कैसे? अगर मान के चलिए उनके बैलेंस शीट में टेम्पोररी मिसमैच हो रहा है तो, है ना? तो ओके। अच्छा, उसके बाद ये फैसिलिटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी है, ये भी समझना है आपको। इसके 2 टाइप्स होते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम के, तो एक नॉर्मल और एक स्पेशल। अब ये एक्चुअली में जो इन दोनों को मिला के एक बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, एसडीएफ, ये थोड़ा-सा आप समझेंगे। तो कुल मिला के ये कि बैलेंस शीट जो में अगर मिसमैच हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, वेज एंड मीन एडवांस जो है आरबीआई के द्वारा स्टेट एंड यूटी को दिया जाएगा। ये थोड़ा-सा आपको समझना है, ओके? पहली बात करें तो फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेट एंड यूटी इज प्रोवाइड विद द स्पेशल आपका ये जो है बेस एंड मीन्स, एंड आफ्टर इट एग्जीक्यूशन इट गेट नॉर्मल डब्ल्यूएमए। तो आपको ये समझना है कि शुरू में तो उनको कौन सा ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल डब्ल्यूएमए के द्वारा, इन द लास्ट नॉर्मल डब्ल्यूएमए के द्वारा, ठीक है? स्पेशल डब्ल्यूएमए यू कैन से दैट वेज एंड मीन एडवांस। ये लोअर इंटरेस्ट होता है किससे? नॉर्मल डब्ल्यूएमए, यानी कि वेज एंड मीन एडवांस, तो ये आपको समझ के चलना है। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसमें कौन सी होती है? रेपो रेट वाली। रेपो रेट मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई, है ना? तो अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा है तो उन पे इंटरेस्ट चार्ज जो कर रहा है वो हमारा रेपो रेट के अंतर्गत होता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम द वेज एंड मीन एडवांस की बात करेंगे तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, है ना? एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर इंपोर्टेंट फाइनेंशियल अकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, किसके लिए होते हैं? ये स्टेट्स के लिए। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है उनको गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई एक्ट 1934, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या अंतर है। तो जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है ये अवेलेबल की जाती है स्टेट अगेंस्ट किसके? कोलेटरल ऑफ द सॉरी कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रेडमिशंस फंड, ऑक्शन ट्रेजरी बिल के साथ भी। और अगर हम बात करेंगे यानी कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड्स एंड गारंटी रीडमेप्शन फंड, ये रिजर्व फंड हैं जो मेंटेन किए जाते हैं कुछ स्टेट्स के द्वारा विद एसबीआई, राइट? अच्छा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अब आप समझ रहे हो उसके नाम से ही है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है जब फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू स्टेट एक्सीड इट्स एसडीएफ एंड डब्ल्यूएमए लिमिट। मतलब कुल मिला के है कि अगर उसका एसडीएफ और डब्ल्यूएमए लिमिट से भी ज्यादा अगर अकोमोडेशन है तब ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट यूटी कैन एबल ओवरड्राफ्ट ऑन 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार डेज के लिए 14, यानी कि गैप अप कर दिया, राइट? सो ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो क्लियर हो गया आपको क्या है क्या नहीं है वेज एंड मीन एडवांस स्कीम। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये क्या है भाई? ये एक ऐसा रेशियो है जिसमें जो लोन ऑफ बैंक हैज इशू रिलेटिव टू इट्स टोटल टोटल डिपॉजिट। तो कुल मिला के ये है कि जो बैंक ने फॉर एग्जांपल अगर आप कह सकते हो 10 लाख जमा करे और उसने 12 लाख का लोन दे दिया, है ना? तो उसको बोलेंगे हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, है ना? या फिर 8 लाख लोन दे दिया, कुल मिला के उसके डिपॉजिट से ज़्यादा उसका लोन ज़्यादा होना या कम होना, वो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में आता है। ये रेशियो जो है वो बैंक जो है अ, इसको हैंडल करती हैं, और यहाँ पे दिया है कि अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है सॉरी राइट, सो यहाँ पे है अ हायर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सजेस्ट्स द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बैंक रिसोर्स आर अलोकेटेड टू लोन। क्लियर सी बात है भाई, वाली बात है, अगर ज्यादा अगर आपने जो सीडी रेशियो अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि बैंक ने लोन ज्यादा दे रखा है, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार जो सीडी सीडी यू कैन से दैट क्रेडिट डिपॉजिट, ये जो है वो पीक पर था अभी दिसंबर 2023 में, और लास्ट था कब? 2005 में। तो लगभग जो है क्रेडिट डिपॉजिट करा है वो कितना करा? 78.8%। लास्ट ही 2005 में था और ये रिपीट हुआ 2023 में, मतलब बैंक ने ज़्यादा लोन दे दिया, राइट?
ओवर 75% ऑफ द बैंक विद सीडी रेशियो अबव 75% आर प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो ये 75% जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका रेशियो हाई में है। तो क्रेडिट डिपॉजिट आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें बैंक जो है वो लोन ज्यादा दे देती है, राइट। न्यूज में क्यों है अभी? आरबीआई ने अभी एक कंडीशन किया है कि जो ओवर बैंक हाई सीडी रेशियो आस्क देम टू रिड्यूस इट। तो आरबीआई का कहना भैया ये है कि लोन थोड़ा कम दो, इतना लोन मत दो जिससे कि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। अच्छा, अब रीजन क्या है क्यों भैया सीडी रेशियो हाई चला जाता है? तो सबसे पहली बात ये है कि हायर क्रेडिट ग्रोथ, ठीक। दूसरा, स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ। भाई सीधी सी बात है, लोग जो है लोन तो ज्यादा लेते हैं और डिपॉजिट कम करते हैं, तो सीडी रेशियो हाई चला जाता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है सीडी रेशियो का हाई जाने से बैंक पर? तो पहला, प्रेशर आता है ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, है ना। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये क्या है? ये नेट रिटर्न ऑन द बैंक अर्निंग असेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लोन। तो कुल मिला के ये कि बैंक अपना पैसा कमाती है बाई इन्वेस्ट सिक्योरिटी करके या लोन करके, उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो उसमें क्या होता है? प्रेशर आता है। प्रेशर मतलब यू कैन से दैट उससे प्रभाव पड़ता है, लिक्विडिटी रिस्क होती है, क्रेडिट रिस्क होती है ना, ये सब इम्पैक्ट पड़ते हैं सीडी रेशियो के हाई जाने से, राइट। आगे हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आरबीआई ने भी क्या है अनाउंस करा है इस इंडेक्स को, और ये बढ़ा हुआ है कितना? 64.2% मार्च 2024 से, और लास्ट 23 में कितना था? 60.1%। अब ये है क्या भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? ये इंडेक्स जो है इसमें शामिल की जाती है बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, राइट। तो ये थोड़ा सा हाई है। इट कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। जीरो का मतलब क्या है कि कंप्लीट एक्सक्लूजन हुआ है, और 100% का मतलब है फुली इंक्लूजन हुआ है, राइट। इसके 4 पैरामीटर होते हैं: एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसमें एक्सेस 35%, यूसेज 45% एंड क्वांटिटी क्वालिटी 20%, राइट। ये पब्लिश जो है वो एनुअली होता है जुलाई में। अब बात करते हैं हम आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की। अच्छा, अभी एनुअली रिपोर्ट ये आई है इसकी 2022-23 वाली। सो उसमें कुछ न्यूज़ दी गई हैं, तो वो देखते हैं हम क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको लॉन्च करा गया था 2021 में एज द पार्ट ऑफ अल्टरनेट ग्रीवेंस रिएड्रेस। अब ये है क्या भाई? मैं आपको बताऊं, ओम्बड्समैन का मतलब है, आप एसबीआई में कभी गए? एसबीआई वाला क्लर्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप उसको डायलॉग मारो, भाई मैं तेरी शिकायत ना ओम्बड्समैन में कर दूंगा, सिंपली वो आपका काम करेगा, है ना। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट का एक हाई लेवल का अधिकारी होता है जिससे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। ये इनका ये पूरा डिपार्टमेंट है जिसपे आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक ग्रेवेंस वाली बात आप कह सकते हो, वो देखता है। सो ऑल्टरनेट ग्रेवेंस रीएड्रेस अभी लॉन्च करा था 2021 में आरबीआई के द्वारा। सो ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर की जो भी शिकायत है, ठीक, रिगार्डिंग किसके? सर्विस प्रोवाइडर, जो बाय द रेगुलेट एंटिटी ऑफ आरबीआई। तो कुल मिला के ये है कि भाई कस्टमर की जो शिकायत है उनको सुनने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसे ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रीएड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है क्या इसमें? इसकी बात करते हैं हम अभी। तो फॉर्मेशन जो है इसका वो हुआ है आरबीआई एक्ट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और आरबीआई एक्ट जो है 1934 है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है 2007 के अनुसार। इसका काम क्या है? कॉस्ट फ्री रेड्रेस ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट। तो जो कस्टमर की कंप्लेंट है उनको कॉस्ट फ्री सुनना, ठीक है। ये कवर कौन कौन सी करता है? जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, नॉन कॉमर्शियल कंपनीज हैं, या ऑल पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट हैं, वो सबको देखता है ये, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन। तो आरबीआई जो है वो अपॉइंट करता है वन और मोर ऑफिसर एज ए ओम्बड्समैन, ठीक। एंड डिप्टी ओम्बड्समैन, टेनवर जो होता है वो उनका 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। हैंडलिंग जो कंप्लेंट्स की है वो कैसे करी जाएगी? द 24 ऑफिसर ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन एंड सेंट्रलाइज रिसेप्ट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा। अब बात करते हैं हम, सॉरी, ओमनिबस फ्रेमवर्क्स फॉर द रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहां से आप समझ रहे होंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SORS फॉर रेगुलर एंटिटी, ठीक है। तो अभी इनको रिकॉग्नाइज करा गया है, तो वो थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। आरबीआई फाइनलाइज द ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर एंटिटी। तो अभी इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा। सो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है, SRO
SRO you can see that self regulatory organization. ये इंक्लूड करते हैं प्रोमोटिंग क्या, जो कंप्लायंस कल्चर है, सपोर्ट टू स्मॉलर एंटिटी है, मतलब स्मॉलर एंटिटी को सपोर्ट करना, एक्ट एज ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मेंबर, मतलब एक साथ लोगों की आवाज को सुनना, ऐसे कह सकते हो आप, कलेक्ट सेक्टोरल इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर। ये सारे काम है किसके, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन ऑफ 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इट शुड हैव एडुकेट नेटवर्थ, ये जो है एडुकेट नेटवर्थ की बात करता है, सफिशिएंट डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग एंड मस्ट रिप्रेजेंट द सेक्टर। ओके, अच्छा इसके करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, शैल हैव द सफिशिएंट ऑथोरिटी ड्राइव फ्रॉम द मेंबरशिप एग्रीमेंट along with the strong governance mechanism. It shall develop standard for improving compliance culture and surveillance method for the sector monitoring. अच्छा, गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय लॉ shall provide for manner of functioning of governing body and specify the function of SRO. एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जिसमें चेयरपर्सन जो होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कंप्लाइंस जो इसका जो कंप्लायंस है विद द रिलेवेंट एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइन एंड डायरेक्शन एंड सर्कुलेशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, आरबीआई के द्वारा। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पेज बाय पेज एंड यू कैन से दैट वन वन आवर या हाफ एन वन आवर में इसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख लेनी है। ये नहीं कि आपने एक बारी में देखा 15 घंटे की वीडियो लेके बैठ गए, भाई इसे ही फिनिश करना है, नहीं होगा इससे, ठीक है ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, मैं इसीलिए कोशिश ये करता हूँ कि 1 आवर में आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना? क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम उन्हीं को एज़ अ टैकल करते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसको। ओके, थैंक यू सो मच।